मॉर्निंग गाइस। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर किससे रिलेट करता है? जैसे कि आप नाम पे फोकस कर रहे हैं, केमिकल्स की काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब स्पीड से रिलेटेड है। सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है। तो केमिकल काइनेटिक्स इज चैप्टर विच इज़ रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट और अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसमें हम स्पीड या एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड, इनके बारे में बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ लाइक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या बहुत छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, और एवरेज स्पीड इज़ लाइक एक अच्छे खासे इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर आपको स्पीड में जो है चेंजेस बतानी है कि हाँ पहले इतनी थी, तो एवरेज आपने बता दी कि स्पीड में इतना चेंज आया। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम किसी भी रिएक्शन की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्लियर है? अब यहाँ फिजिक्स तो चल नहीं रही है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम तो लगाएंगे नहीं। तो यहाँ हमारे को स्पीड कैसे पता चलेगा? स्पीड पता चलेगा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम से। क्लियर है? तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम, या फिर कोई गैसियस रिएक्शन है तो चेंज इन प्रेशर अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन की स्पीड गैसियस हो तो ऐसे कि हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं उनके प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है टाइम के साथ, उससे पता चल सकता है कि उसकी स्पीड क्या है। और अगर वो बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन है तो उसकी कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, और विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम वो क्या कहलाएगी, वो हमें क्या बताएगी? स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, पॉइंट आया समझ? और स्पीड को इस चैप्टर में हम किस नाम से जानेंगे? रेट। तो रेट जो कि हमारे लिए मतलब रखती है स्पीड, और स्पीड क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम या चेंज इन प्रेशर अपॉन में चेंज इन टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, डन। ओके, अब जो रेट है मतलब कि स्पीड है वो बेसिकली दो टाइप की हो सकती है। कौन कौन से दो टाइप की? बेसिकली एक है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, उसमें रिप्रेजेंटेशन का ही फ़र्क है बस। डी सी अपॉन में डी टी। डी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये डब्बा जो है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। सी इज़ जस्ट रिप्रेजेंटेशन, रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर कोई चीज़, मान लो कोई रिएक्टेंट है सी, उसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है अब ऊपर है वो, और जो टाइम में चेंज आ रहा है स्मॉल टी टाइम को बता रहा है, और टाइम में जो चेंज आ रहा है वो नीचे है। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट का क्या हो गया? फॉर्मूला। क्लियर है? और अगर मान लो यहीं पे एवरेज रेट होता है, एवरेज रेट, तो एवरेज रेट क्या हो जाता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन में चेंज इन टाइम, तो डेल्टा आ जाता है। तो डेल्टा जो है वो एक बिग इंटरवल को बताता है, बिग इंटरवल ऑफ टाइम, और जो डी है वो बताता है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? पॉइंट आता है समझ? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलते आगे। अब इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो हमने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे टाइम ले लेते हैं। ठीक है, सी कोई रिएक्टेंट है ना, रिएक्शन हो रही है, इमेजिन करो कोई रिएक्शन हो रही है, सी से डी बन रहा है। क्लियर है? पॉइंट आया समझ? कोई कंडीशन नहीं है कि रिवर्सिबल ही होनी चाहिए, रिवर्सिबल हो तो भी चलेगी। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बन रहा है, और इमेजिन करो जब टाइम ज़ीरो था, तो क्योंकि जो सी है वो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऊपर थी, कुछ ना कुछ तो होगी ही टाइम ज़ीरो पे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई। क्लियर? पॉइंट आया समझ? ऐसे डिक्रीज़ होते रहे। ठीक है, और डिक्रीज़ होते होते एक पॉइंट पे आके वो ख़त्म हो गया, लेट अस सपोज। क्लियर? मतलब ज़ीरो हो गई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़ीरो। ठीक है, तो ऐसे हमें ग्राफ मिल गया, लेट अस सपोज। ठीक है, ठीक है। अब इस ग्राफ से हमें अगर स्पीड पता करनी है, ठीक है, क्या पता करनी है? स्पीड इस रिएक्शन की, सी गिव्स अस डी की। ये ग्राफ हमने पा लिया, तो बेसिकली हम क्या करेंगे? हम एक T1 टाइम पे जाएंगे और T1 टाइम पे देखेंगे कंसंट्रेशन कितनी है।
तो मान लो C1 कंसंट्रेशन है, और एक हम T2 इंटरवल ऑफ टाइम पे जाएंगे, और T2 इंटरवल ऑफ टाइम पे जाके बेसिकली क्रॉस करेंगे इसको, तो यहाँ पे हमारे पास C2 आ जाएगा। तो हम इस रीजन के बारे में बात करेंगे। यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 क्या है? T2 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है दैट इज C2, और T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो है C1, और अपॉन में टाइम में जो चेंज आया है T2 माइनस T1। तो अगर हम देखें तो ये तो लिख रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। क्लियर है? स्मॉल इंटरवल है तो डी आ जाएगा, और थोड़ा बड़ा इंटरवल है तो बेसिकली क्या आ जाएगा? आपका डेल, मतलब पूरा डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ग्राफ को नोटिस करेंगे तो जो T2 टाइम पे कंसंट्रेशन है वो कम है, और जो T1 टाइम पे कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा थी। तो जब आप C2 माइनस C1 करोगे तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसीलिए ग्राफ का स्लोप क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। क्या बात समझते हो? या फिर ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव है क्यों? क्योंकि जो T2 टाइम पे कंसंट्रेशन C2 है वो कम है, और T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन C1 है वो ज़्यादा है। तो कम में से ज़्यादा माइनस करने पे बेसिकली नेगेटिव का साइन आएगा। तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। अगर रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो गिर रहा है, और कुछ नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त वी विल नॉट कंसिडर दिस माइनस, क्योंकि बस ये बता रहा है कि रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो रहा है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखने का है। ठीक है, और स्लोप का फॉर्मूला आपको ये भी पता है कि होता है कि tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा जो है आपके पास बेसिकली कौन सा वाला आपको चाहिए? ये जो आपका 90 डिग्री वाला एंगल है परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, उसके सामने वाला थीटा आपको चाहिए। वो अगर आपको थीटा मिल गया तो tan थीटा से आप स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम नेगेटिव में रिएक्टेंट के लिए, और इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये सारे जो है आपस में इंटररिलेट हो गए। ठीक है, तो ग्राफिकली अगर आपको रेट निकालनी है तो इस तरीके से निकालनी है। किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। गॉट इट? चलते हैं आगे। तो अब हम प्रोडक्ट के टर्म्स में देखते हैं। तो प्रोडक्ट के टर्म्स में देखेंगे तो लेट अस सी, सेम इक्वेशन है C गिव्स अस D। तो प्रोडक्ट के टर्म्स चलेंगे तो टाइम 0 और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेट अस सपोज कि D। ठीक है, तो जब टाइम 0 होगा तो टाइम 0 पे जो कंसंट्रेशन ऑफ D होगी वो 0 होगी। क्लियर है? तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, और बढ़ते 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 एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि रिएक्टेंट उस टाइम पे 0 हो चुका होगा, तो प्रोडक्ट जो होगा वो मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया होगा, और उससे ज़्यादा मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिएक्टेंट खत्म हो गया है तो रिएक्शन रुक गई होगी। तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। क्लियर है? लेट अस सपोज लाइक दिस, ये ग्राफ आता है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ D ऊपर बढ़ रही है और यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है। तो अगर हम इसका रेट निकालना चाहते हैं, रेट, तो हम जाते हैं T1 टाइम पे, और T1 टाइम पे क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं इस ग्राफ को, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आती है D1, और फिर T2 टाइम पे क्रॉस करते हैं तो हमारे पास कंसंट्रेशन आती है D2। तो हमारा रेट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? D2 माइनस D1 अपॉन में T2 माइनस T1, दैट इज़ कंसंट्रेशन में जो चेंज आया D की अपॉन में टाइम में जो चेंज आया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि T2 पे जो D2 है वो ज़्यादा है, और T1 पे जो D1 वो कम है, तो ज़्यादा में से कम माइनस होगा तो पॉजिटिव रहेगा। तो फ़र्क क्या रहा बस, कि जब हमने रिएक्टेंट के टर्म्स में पढ़ा था तो रेट जो मतलब स्लोप था बेसिकली वो कैसा आ रहा था? नेगेटिव आ रहा था, जबकि प्रोडक्ट के टर्म्स में पढ़ा तो स्लोप कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। क्या बात समझते हो? ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू tan थीटा। तो tan थीटा का मतलब क्या है? ये जो परपेंडिकुलर बेस वाला जो आपका 90 डिग्री वाला एंगल बन रहा है, इसके सामने वाला थीटा आपको चाहिए। क्या बात समझते हो? तो आप स्लोप निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? स्लोप। तो या तो आपको कंसंट्रेशन में चेंज पता चल जाए अपॉन में टाइम, ठीक है, या तो आपको ग्राफिकली D2 माइनस D1 और T2 माइनस T1 पता चल जाए, मतलब ग्राफ्स के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए, ठीक है, या इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाए, ठीक है, और या तो आपको थीटा पता चल जाए। तो इन सारे केसेस से आप क्या निकाल सकते हो? स्लोप निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? स्लोप। ठीक है, और स्लोप ही आपका क्या है? बेसिकली रेट है। तो इसका मतलब अगर कोई आपको थीटा बता दे तो आपका रेट निकल जाएगा, कोई आपको कंसंट्रेशन में चेंज बता दे टाइम के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि रेट क्या है, या फिर कोई आपको ग्राफिकल प्रॉब्लम दे दे और D2 D1 और T2 T1 बता दे तो भी आपका रेट निकल जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे
हमारा जो है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ थीटा, विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन का चेंज अगर हमें बता दे टाइम के साथ, या प्रेशर का भी बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई अगर एक्वस सोल्यूशन में हम बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में चलेगा, और गैसेस सोल्यूशन में बात कर रहे हैं तो प्रेशर के टर्म्स में चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखने का है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब थोड़ा सा बेसिक पॉइंट पे और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ग्राफिकली और अच्छा सा एलोबरेट कर देते हैं कि मान लीजिए कि आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हो, और यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, जीरो होता है टाइम जीरो पे, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। क्लियर है? तो टाइम के साथ इमेजिन करो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, आर गिव्स अस पी, मतलब आर फॉर रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट। तो टाइम के साथ क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो तो बढ़ेगा और बढ़ेगा, और एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और ऐसे ही रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो घटेगा, और घटने के बाद एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो जिस टाइम पे इन दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाए, याद रखना कांस्टेंट हो जाए, इक्वल नहीं, कांस्टेंट, उस टाइम पे क्या डेवलप हो गया, इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट होता है उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, इक्वल नहीं होती, क्या हो जाती है, कांस्टेंट। इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट कांस्टेंट ज़रूर होंगी। फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लीजिए कि इनिशियल टाइम पे रिएक्टेंट था 10 और प्रोडक्ट था 0। अब क्या हुआ कि 3 सेकंड बाद जो रिएक्टेंट हो गया वो 9 हो गया, और आपका जो प्रोडक्ट है वो 1 हो गया। क्लियर है? तो अभी 9 और 1 इक्वल तो नहीं है, बट लेट अस सपोज कि इस टाइम के बाद क्या होने लगा कि जैसे ही यहाँ से एक निकलता वैसे ही वहाँ से भी एक निकल जाता इधर की तरफ के लिए। तो यहाँ जैसे ही 9 से 8 होते वहाँ से एक वापस आ जाता और दोबारा ये 9 बन जाता, और यहाँ से जो एक निकला है वो वहाँ पहुँच जाता। तो इसका मतलब ये 9 का 9 ही पाया जाता और वो 1 का 1 ही पाया जाता, क्योंकि जिस टाइम पे 9 में से एक माइनस हो रहा है उसी टाइम पे एक में से भी एक माइनस हो रहा है। तो एक जो वहाँ से यहाँ आ रहा है वो यहाँ पहुँच रहा है, और 9 में से जो एक जा रहा है वो वहाँ पहुँच रहा है। तो इसकी वजह से जो आपका कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगा ना, चेंज ही नहीं होगा। क्या बात समझ रहे हो? तो 9 से जैसे ही एक कम हुआ और वो 8 बना, उतने में वहाँ से जो एक आया उसने उसको 9 बना दिया, और यहाँ से जो एक गया वो वहाँ पे 1 से जो 0 हो रहा है उसको दोबारा से 1 बना रहा है। तो इसका मतलब कि तीसरे सेकंड पे जबकि कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है तब भी जो कांस्टेंट पॉइंट है वो तो आ गया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 9 का 9 ही रह रहा है और 1 का 1 ही रह रहा है प्रोडक्ट का। तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, इक्वल नहीं है, तो भी इक्विलिब्रियम आ गया। और ऐसा भी हो सकता था कि मान लीजिए कि आप 10वें सेकंड पे जाते और 10वें सेकंड पे आप देखते कि यहाँ 5 है और वहाँ 5 है, और उसके बाद आप नोटिस करते कि 5 में से जैसे ही एक निकल रहा है तो वहाँ के 5 से भी यहाँ एक निकल रहा है, तो ये 5 से एक निकलता है तो 4 बनता है, बट वहाँ से एक आ जाता है तो दोबारा 5 बन जाता है, और वहाँ से जब एक 5 मतलब 5 में से एक कम होता है तो वो 4 बनता है, और यहाँ से वहाँ चला जाता है तो वो फिर दोबारा क्या बन जाता है, 5। तो इसका मतलब एक तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई और इक्वल भी है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात ये है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो ना हो, कांस्टेंट होती है। ठीक है, और अगर कोई आपसे पूछे इक्वल हो सकती है पर हमेशा हो ऐसा नहीं है। तो हमने 2 एग्जांपल लिए, एक बार इक्विलिब्रियम 9 और 1 पे डेवलप हुआ था, और एक बार इक्विलिब्रियम 5 और 5 पे डेवलप हुआ है। तो देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट कंडीशन कि इक्विलिब्रियम जो है वो तभी डेवलप होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होगी। नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्लियर है? इक्विलिब्रियम सिर्फ 2 पॉइंट पे अचीव नहीं हो सकता, एक रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले और दूसरा रिएक्शन के ख़त्म होने के बाद। उसके अलावा कभी भी आपका अचीव हो सकता है, स्टार्ट होने के जस्ट तुरंत बाद से लेकर ख़त्म होने से जस्ट तुरंत पहले से लेकर। क्या बात समझते हो? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये ग्राफ है, ये जो समझ आया, ये ग्राफ इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है कि इक्विलिब्रियम पे ग्राफ दिखता कैसा है। ग्राफ ऐसा भी दिख सकता है। ऐसा कब दिखेगा? क्लियर है? ऐसा तब दिखेगा जब इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे आ रहा है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ये रिएक्टेंट मान लीजिए कंसंट्रेशन में, ये प्रोडक्ट मान लीजिए, और ये कंसंट्रेशन का साइन है। क्लियर है? तो टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का अगर ग्राफ है और रिएक्टेंट का
जो कंसंट्रेशन है वो गिर के एक पॉइंट पे इतना हो गया है और प्रोडक्ट का एक पॉइंट पे बढ़ के इतना हो गया है, मतलब दोनों कंसंट्रेशन इक्वल हो गया है और उसके बाद चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है, तो इसका मतलब उस टाइम पे फिर दोबारा क्या डेवलप हो गया, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के दो ग्राफ बन सकते हैं, या तो ऐसा ग्राफ जिसमें इक्विलिब्रियम ऐसे टाइम पे डेवलप हुआ जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, या तो ऐसे टाइम पे डेवलप हुआ जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डेवलप हो गई है, क्या बस कंसंट्रेशन इक्वल हो गई है। गॉट इट, क्लियर है। तो दो कंडीशन हो गई इक्विलिब्रियम की। अच्छा, एक बात आपको पता ही होगी कि इक्विलिब्रियम एक बार एक रिवर्सिबल रिएक्शन में अचीव हो जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ही रहती है अनटिल अनलेस एक्सटर्नल कंडीशन में कोई चेंज आए, जैसे प्रेशर, जैसे टेम्परेचर, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन। तो अगर उन सब में से किसी में भी चेंज आता है तो फिर इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अदरवाइज एक बार एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई तो वो अपने आप को इक्विलिब्रियम पे ही रखती है। क्या बात समझते हो, ठीक है। और अगर कोई चेंज आता भी है तो भी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो दोबारा से अपने आप में एक ऐसा चेंज लेके आती है कि वो दोबारा कहाँ पहुँच जाए, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम एक ही बार अचीव होता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो दोबारा से किसी और पॉइंट पे अचीव हो सकता है, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम की मतलब इक्विलिब्रियम जो होता है वो एक पॉइंट पे ही अचीव होता है। क्या बात समझते हो, ठीक है। मतलब कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। क्लियर है। चाहे आप कंसंट्रेशन चेंज कर लो, प्रेशर चेंज कर लो, वॉल्यूम चेंज कर लो, बट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है केसी, अभी हमने लास्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, और इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, तो उसमें बेसिकली क्या था कि केसी की वैल्यू बेसिकली वेरी नहीं करती है, टेम्परेचर के साथ ही वेरी करती है, उसके अलावा कभी वेरी नहीं करेगी। क्यूसी की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, बट केसी की चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये ध्यान रखने का है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है थोड़ा। तो ये दोनों ग्राफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, हमने इसको थोड़ा सा इस चैप्टर में दोबारा से रिवाइज करवा दिया, ठीक है। अब बात आती है रेट वर्सेस टाइम की, जो ग्राफ है। तो रेट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या है कि अगर यहाँ पे मैं टाइम लिख लूँ और यहाँ पे रेट मतलब कि स्पीड लिख लूँ, तो देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इनिशियली रिएक्टेंट ज़्यादा रहेगा, तो अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है तो उसके प्रोडक्ट में जाने के चांसेस भी क्या रहेंगे, ज़्यादा। और इनिशियली प्रोडक्ट क्या है, कम है। तो अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन को इमेजिन करें, आर गिव्स अस पी और पी गिव्स अस आर, तो इनिशियली सारा का सारा रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, तो सारी की सारी स्पीड जो होगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने की होगी। तो इसका मतलब जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वाली स्पीड है वो हाई होगी, और जो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट वाली स्पीड है वो तो जीरो होगी, मतलब कि अभी तो कुछ है ही नहीं। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने की स्पीड कम होगी, क्योंकि रिएक्टेंट कम होएगा। अगर रिएक्टेंट कम होगा तो प्रोडक्ट जाने की जो प्रोडक्ट बनाने की जो इच्छा है वो भी कम होगी। भाई आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप दूसरे को देने के बारे में सोचोगे, बट आपके पास पैसा अगर धीरे धीरे कम होने लग गया तो आप दूसरों को देने के बारे में तो सोचने कम लगे होगा ना, क्योंकि आपके पास खुद कम हो रहा है। तो वही चीज़ है, तो रिएक्टेंट अगर कम होगा टाइम के साथ तो उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम। क्लियर है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बढ़ाने की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस टाइम में इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के बारे में दो बातें ध्यान रहे, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, जो इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और इक्विलिब्रियम पे जो स्पीड है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने की, वो स्ट्रिक्टली इक्वल हो जाती है। स्पीड इक्वल होगी, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्लियर है, पॉइंट आया समझ। तो सिंपली अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप हम निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ से। ये तो स्पीड और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। गॉट इट, आई होप ये सब क्लियर हो गया हो। तो अब हम बात करते हैं कि रेट की यूनिट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूनिट्स ऑफ रेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेट क्या है, रेट है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। माइनस प्लस का तो देखो कोई रोल नहीं है, माइनस बस ये बताता है कि रिएक्टेंट घट रहा है टाइम के साथ, और प्लस ये बताता है कि जो प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो रेट चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर मैं कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन माइनस भी करता हूँ तो भी तो बचता कंसंट्रेशन ही है। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब रेट की यूनिट क्या हो गई, मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, फिक्स ही रहेगी। क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ क्या हो सकती है। बस थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि आप सेकंड को टाइम मिनट में लिख लो, और लीटर को डेसीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, ये सब मजाक करते रहो, ठीक है। और तो कुछ खास चेंज आ नहीं रहा।
अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर गैसियस इक्वेशन रही तो गैसियस इक्वेशन में ऊपर आएगा चेंज इन प्रेशर और नीचे आएगा चेंज इन टाइम, ठीक है। तो प्रेशर किसके टर्म्स में माप सकते हो, एटीएम, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा एटीएम, प्रेशर में से प्रेशर माइनस हुआ, बचा भी तो प्रेशर ही, क्या बात समझते हो। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम, और जो हमारा टाइम में से टाइम माइनस हुआ तो टाइम ही बचा, तो इसका मतलब सेकेंड, तो इसका मतलब इसका यूनिट क्या आ जाएगा, एटीएम सेकेंड इनवर्स, ठीक है। एटीएम की जगह आप टॉर लिख सकते हो, एटीएम की जगह आप पास्कल लिख सकते हो, एटीएम की जगह बार लिख सकते हो, मतलब जगह लिखने का मतलब है उसको वेरी कर सकते हैं यूनिट्स चेंज करके, ठीक है। तो रेट की यूनिट समझ आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे एक केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है, बोले तो रेट है, वो डिपेंड कर सकती है। फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट लेते हैं कंसंट्रेशन। देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक भरा हुआ बॉटल है, बिल्कुल बॉटल भरी हुई है, और उसमें हम एक छेद कर देते हैं तो उसमें से बाहर जो पानी आता है वो काफ़ी स्पीड से आने लगता है, बट जैसे जैसे पानी कम होता रहता है तो उसके बाहर आने की स्पीड भी धीरे धीरे क्या होती रहती है, कम होती रहती है। तो सिंपल, कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट का ज़्यादा हुआ तो प्रोडक्ट की तरफ स्पीड से भागेगी, और अगर प्रोडक्ट का ज़्यादा हुआ तो रिएक्टेंट की तरफ स्पीड से भागेगी। तो इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है डन। जनरल केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर आगे जाके और इंटेलिजेंट हो जाएगा और बहुत सारे केसेस आएंगे जो हमारी बातों को डिफर करेंगे, बट ये जनरल केसेस पे बात है, ठीक है, जनरल पॉइंट्स। दूसरा, तो दूसरे पॉइंट में बात करते हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। ध्यान रखना कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आगे की तरफ स्पीड बढ़ेगी, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे पीछे की तरफ जो है स्पीड बढ़ेगी, पर स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब मान लो आपका दिमाग कह रहा है कि जी क्यों बढ़ेगी, बहुत सिंपल, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो कोलिजन है उसका रेट बढ़ेगा, और जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनने का जो स्पीड है वो भी बढ़ेगा। भाई अगर गाड़ियाँ ज़्यादा टकराएंगी तभी तो एक्सीडेंट्स के जो स्पीड है, मतलब उनकी जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर यूनिट टाइम वो बढ़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। और एंडो है चाहे एक्सो है उससे डायरेक्शन डिसाइड होती है, कभी भी स्पीड कम या ज़्यादा डिसाइड नहीं होता है। तो एंडोथर्मिक है तो आगे जाने की स्पीड बढ़ेगी, और एक्सोथर्मिक है तो पीछे आने की स्पीड बढ़ेगी, पर स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वो कोलिजन थ्योरी से एक्सप्लेन होती है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि और किन चीज़ों पे आपका जो है स्पीड वेरी कर सकता है। तो जैसे कंसंट्रेशन ऐसे प्रेशर भी है कि नहीं। तो प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो बेसिकली गैस की पानी में घुलने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, जैसे कि हमने हेनरीज लॉ में पढ़ा था। हेनरी मतलब सॉल्यूशन चैप्टर में, हेनरीज लॉ तो नहीं पर्टिकुलरली, हेनरीज लॉ तो सॉल्युबिलिटी बताता था मोल फ्रैक्शन के साथ या प्रेशर के साथ। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो गैस के पानी में घुलने की स्पीड भी तो बढ़ेगी। तो प्रेशर के साथ भी हम देख रहे हैं कि प्रेशर अगर बढ़ा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और पॉइंट पे बात करते हैं, लेट अस से सनलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सनलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही लाइट आती है, सनलाइट पड़ती है अच्छे अमाउंट इंटेंसिटी पे, तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो बढ़ जाता है, और धीरे धीरे जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी घटती है तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो इसका मतलब सनलाइट भी स्पीड पे क्या करती है, वेरिएशन लाती है। क्लियर है, पॉइंट आया समझ। फिर बात करते हैं आगे फिफ्थ पॉइंट की। तो अब बात करते हैं नेचर पे। किस पे बात करते हैं, नेचर पे, ठीक है। तो नेचर पे कैसे बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई एक रिएक्टेंट है, उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर कम है तो वो जल्दी टूट जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी अगर कम है, ठीक है। और अगर मान लो कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं, उसका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है या ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, तो बेसिकली क्या होगा, वो स्लोली टूटेगा, और स्लोली टूटेगा तो उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या बात समझते हो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर रिएक्टेंट की अगर हम बात करें, रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट की अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो रेट बोले तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। अगर बॉन्ड जो है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो अगर ज़्यादा हैं तो भी उनको तोड़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा और रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है।
तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो या नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा हो तो रेट जो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैसे लेट अस सपोज कि अगले दोबारा से और पॉइंट्स पे बात करते हैं, तो नेचर पे ही चल रहे हैं अभी हम। तो अगर मान लो कि वाटर के अंदर बात करते हैं, तो वाटर के अंदर जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो फास्टर होती हैं, और जो हमारे पास क्या बोलते हैं कोवलेंट रिएक्शंस होती हैं, कोवलेंट रिएक्शंस वो क्या होती हैं, स्लो। क्लियर है, क्योंकि आयंस जो होते हैं वो पानी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने की वजह से, क्या ज़्यादा होने की वजह से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने की वजह से आसानी से बेसिकली क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, जबकि कोवलेंट रिएक्शंस को आयनाइज होने के लिए, मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स को आयनाइज होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और एनर्जी भी लगती है। क्लियर है, हाइड्रेट वगैरह बनाने पड़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट आता है समझ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जो रिएक्टेंट का नेचर है कि वो आयनिक है या कोवलेंट है, उसके ऊपर भी जो स्पीड है वो मैटर कर रही है, ठीक है। और सॉल्वेंट का नेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रही है कि सॉल्वेंट जो है वो पोलर है कि नॉन पोलर है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने का मतलब पोलर ज़्यादा, और पोलर ज़्यादा हुआ तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, आपकी आयनिक रिएक्शंस। बट मान लो कल को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है और वो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में कौन सी रिएक्शन फास्ट हो जाएंगी, कोवलेंट रेदर देन आयनिक। क्या बात समझते हो, तो ये ध्यान रखने का है, ठीक है। तो अभी हमने नेचर के बारे में बात करी कि नेचर पे कैसे कैसे डिपेंड रहता है, रिएक्टेंट की या सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर कैसे कैसे डिपेंड रहता है। क्लियर है। और अगर हम किसी आयनिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल बात कर लेते हैं, लेट अस सपोज कि एक प्रोसेस, एक चीज़ होती है डायलिसिस। तो डायलिसिस में क्या होता है कि जो ब्लड होता है और जो उसके अंदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको अलग करना होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो होता है, जब उसकी प्रेजेंस में कराया जाता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लड होता है और जो आपके सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो अपोजिट होता है, और अपोजिट चार्ज को अगर अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके एक दूसरे की तरफ खींचेंगे तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मतलब एक फैक्टर ये भी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करें तो भी हमारे रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एसिडिक मीडियम में बहुत जल्दी हो जाती हैं, बहुत फास्ट होने लगती हैं, बट बेसिक मीडियम में नहीं हो पाती हैं। क्या बात समझते हो, तो ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि जो पीएच है वो भी आपका क्या कर सकता है, स्पीड को वेरी करा सकता है। क्या बात समझते हो, ठीक है, ये ध्यान रखने का है। डन। फॉर एग्जांपल अपना स्टमक ही ले लो। अगर हमारे स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक के अंदर जो पीएच लेवल मेंटेन होता है, ठीक है, वो 2 के आसपास HCl की वजह से मेंटेन होता है, 2 के नियर बाय, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर वो पीएच जो होता है वो उतना मेंटेन नहीं रहता है तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो रिटार्ड हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली स्पीड पे तो फ़र्क पड़ ही रहा है, तो इसका मतलब पीएच पे पड़ता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो बचपन से हम पढ़ते ही आते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन की स्पीड को वेरी कराते हैं। कैसे वेरी कराते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, कोई बहुत खतरनाक टर्म नहीं है। मान लो कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, क्लियर है, और ये आपका एनर्जी प्रोफाइल है, मतलब यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ पे आपका टाइम के साथ, क्लियर है। तो आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाना है, ठीक है। तो आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाने के लिए यहाँ को टच करके जाना पड़ता है, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है कि कट ऑफ कितनी है। जैसे मान लो नीट में आपको 600 मार्क्स लाने हैं, आपको 600 के बाद सिलेक्शन होगा, तो 600 लाने हैं, तो 600 आपकी कट ऑफ है, बोले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। पर आज के टाइम पे भी अगर आप पेपर दोगे तो कुछ 100, 200, 300, 400 कुछ तो मार्क्स लाओगे ही, तो वो आपकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी। मान लो आप 500 मार्क्स ला रहे हो तो वो आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी है, ठीक है। तो आपको 500 से 600 लाने के लिए कितनी और एनर्जी की ज़रूरत है, 100, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाएगा, और थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच गया तो फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या बात समझते हो। अब होता क्या है बेसिकली, अगर आप इसमें कैटलिस्ट डाल दो तो कैटलिस्ट क्या करता है, कट ऑफ को गिरा देता है। फॉर एग्जांपल कैटलिस्ट क्या है, आपके पास कोटा है, लेट अस सपोज कि आप जनरल से बिलोंग नहीं करते, आप बिलोंग करते हो ओबीसी से, तो अब आपके लिए कट ऑफ 600 की जगह इमेजिन करो 570 हो गई। तो 570 होने का मतलब क्या है, 500 तो आपके आ ही रहे हैं, अब आपको और कितने मार्क्स लाने हैं, 70 मार्क्स लाने हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन, मतलब कि आपके डॉक्टर बनने का जो प्रक्रिया है
प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कैटलिस्ट क्या कर रहा है, कैटलिस्ट बेसिकली कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को कम, ना तो रिएक्टेंट की एनर्जी को छेड़ता है ना तो प्रोडक्ट की एनर्जी को छेड़ता है। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी को नहीं छेड़ा तो इनके बीच का डिफरेंस दैट इज डेल्टा एच को भी नहीं छेड़ता है। पॉइंट आता है समझ? तो वो बस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, बोले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को गिरा देता है, ठीक है, उसकी वजह से गिर जाती है। तो समझ रहे हो? तो सिंपल ऐसा मान लो कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप पहले इस रूट पे जाते थे, तो इस रूट पे आपको एक्स्ट्रा चलना पड़ता था, फिर आप यहाँ आते थे। अब आपने उसमें से एक शॉर्टकट ले लिया, आपने एक दो गली छोड़ के पहले से ही कट ले लिया और आप यहाँ पे पहुँच गए, तो आपका टाइम बच गया, तो आपकी रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कैटलिस्ट जो होता है वो भी आपकी रिएक्शन की स्पीड पे बेसिकली फ़र्क डालता है। अच्छा, ये ज़रूर ध्यान रखना है, कैटलिस्ट हमेशा ऐसा नहीं होता कि स्पीड को बढ़ाता ही है, घटा भी सकता है, क्योंकि कैटलिस्ट बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है वो आपकी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट जो होता है वो आपकी रिएक्शन की स्पीड को घटा सकता है, ठीक है। और कैटलिस्ट को सपोर्ट करने वाले या अपोज करने वाली चीज़ें भी होती हैं। मतलब अगर रिएक्शन में कोई ऐसा चीज़ है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे तो उसे प्रमोटर कहते हैं, और अगर रिएक्शन में कोई ऐसी चीज़ है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा दे तो वो बेसिकली क्या कहता है, पॉइजन या इनिबिटर कहलाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, जनरल केसेस पे जो हम कैटलिस्ट लेते हैं वो रिएक्शन को स्पीड अप करने वाली ही लेते हैं, और जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं उनको हम एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम्स, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट होंगे, जैसे अगर हम मान सकते हैं प्रोटीन्स को मान लीजिए, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, एंजाइम के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं। और एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जो होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उसको 10 की पावर 20 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सम फैक्ट्स, ठीक है। पॉइंट आया समझ? तो कैटलिस्ट भी एक फैक्टर हो गया, ठीक है। और साइज़ ऑफ रिएक्टेंट्स पे भी बात करते हैं। साइज़ ऑफ रिएक्टेंट्स पे अभी जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कंडक्टिविटी की अगर हम बात कर रहे थे, तो अगर पानी में कोई आयन गया और उसका जो हाइड्रेटेड साइज़ है, मतलब जब उसको पानी ने घेर लिया तो उसका जो साइज़ है अगर वो छोटा रह गया तो वो जल्दी जल्दी भागेगा, ठीक है। और जल्दी भागेगा तो मोबिलिटी ज़्यादा, तो जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि अगर मान लो कि वो आयन पहले तो छोटा था और पानी में अंदर जाने के बाद जो उसका हाइड्रेटेड आयन साइज़ है वो बहुत बढ़ गया, तो बड़ा सा हो जाएगा। और बड़े से आयन को मूव करने के लिए जो स्पीड मिलेगी वो धीरे मिलेगी, मोबिलिटी कम होगी, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब साइज़ ऑफ रिएक्टेंट जो है उस पर भी बेसिकली क्या हो रहा है, आपका डिपेंड कर रहा है क्या, स्पीड। एक और फैक्टर की बात कर लेते हैं, सरफेस एरिया। इसकी सरफेस एरिया, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप सबको पता होगा या आपने सुना होगा कि अगर मान लो मैं एक बाउल लेता हूँ, बोल टेन, और उसमें पानी भरता हूँ और उसको गर्म करता हूँ, तो उसमें जो वाटर के इवेपोरेट होने की स्पीड है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी अगर मैं उसे एक फ्लैट सरफेस पे लूँ और फ्लैट सरफेस पे लेके उसी पानी को फ्लैट सरफेस पे कन्वर्ट करूँ और हीट करूँ। तो सिंपल सा पॉइंट है, अगर मैं फ्लैट सरफेस लेता हूँ तो हीट जो है वो सरफेस पे ज़्यादा पहुँचेगी और जल्दी पहुँचेगी, और जल्दी सरफेस गर्म होगा और उसको लेके जो वाटर है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट स्पीड से। जबकि बेसिकली अगर आप कोई बोल लेते हो तो उसमें क्या होता है कि जो नीचे वाला पानी है वो पहले हीटअप होगा। अब हीटअप होने के बाद वो जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता इक्वल पॉइंट पे, इक्वल टेम्परेचर पे, तब तक वो उसको बेसिकली जो आपके वाटर वेपर्स बन रहे हैं, नीचे गर्म हो रहा है जो पानी, वो ऊपर जब जा रहा है तो अपनी हॉटनेस को क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। क्योंकि बाकी पानी जब वो ऊपर जाता है तो बाकी पानियों के मॉलिक्यूल से जब वो टकराता है तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है और अपनी एनर्जी को लूज़ करता है। तो जब तक सारा पानी इक्वल टेम्परेचर पे हीट नहीं हो जाता तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होगा वो तब तक उतनी स्पीड से जल्दी नहीं हो सकता जितना फ्लैट सरफेस हुआ था। क्योंकि फ्लैट सरफेस आपको कोई रोकने वाला नहीं था, भैया आपके ऊपर कुछ है ही नहीं, आप नीचे से हीट हुए और सीधा निकल गए। जबकि यहाँ पे क्या है बोल में कि आप हीट हुए नीचे से, आपके ऊपर पानी की एक और लेयर है, फिर एक और लेयर है, फिर एक और लेयर है, उनको चीरते हुए आपको जाना है। तो वो आपको जाने नहीं दे रहे, पहले आप उन सबको बेसिकली क्या करोगे, हॉट करोगे अपने जितना, फिर आपको निकलने की परमिशन मिलेगी। गॉट इट? तो ये इस तरह का प्रोसेस है, ठीक है। तो सरफेस एरिया भी एक पॉइंट आ गया, और सरफेस एरिया आ गया, साइज़ ऑफ रिएक्टेंट। तो एक बार सब देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर हमने डिस्कस किए, ठीक है। किन किन फैक्टर्स पे हमने स्पीड के बारे में बात करी। तो स्पीड जो है अलग अलग रिएक्शंस की अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है, जिनमें से पहला फैक्टर जो हमने बोला था कंसंट्रेशन, दूसरा फैक्टर हमने बोला था टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर हम अगर बात करते हैं, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है बट ऐसे ही जो याद आ रहा है वो बता रहा हूँ, कैटेलिस्ट ले लेते हैं, कैटेलिस्ट। चौथा फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो प्रेशर, ठीक है। पांचवें फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो लेट अस से सनलाइट, ठीक
ठीक है। छठे फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो नेचर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। सातवें फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आठवें फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो लेट अस से लाइट हो गया है हमारा pH, ठीक है। नौवें फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो साइज़, ठीक है, तो साइज़ के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पास आ गए। कंसंट्रेशन, लाइट, सरफेस एरिया के बारे में बात करी थी हमने, तो सरफेस एरिया भी आ गया, सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये सारे हमारे केसेस हो गए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो किसी ना किसी टाइप की रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बढ़ाते ही हैं, मतलब वेरी करवाते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इनके बढ़ने की वजह से स्पीड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। क्लियर है? तो ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम एक रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल जो है रेट इक्वेशन लिखना सीखेंगे, ठीक है ना, कि कैसे उसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जैसे कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है A गिव्स अस B, ठीक है, तो ये एक रिएक्शन लिखी हुई है, तो इसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रेट या डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन, वो बेसिकली कैसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, स्मॉल d लेने का मतलब है स्मॉल टाइम में, इंटरवल ऑफ टाइम में देख रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A मतलब रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, आगे क्या साइन आएगा, माइनस। जितनी स्पीड से ये गिरेगा उतनी स्पीड से B बनेगा, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन में चेंज इन टाइम। बस यहाँ क्या आएगा, प्लस। ये प्लस माइनस बस ये दिखा रहे हैं कि वो उसका स्लोप जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और इसका स्लोप जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। कैलकुलेशन करते वक्त ये सब मैटर नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूव भी करते हैं। लेट अस सपोज स्टोशियोमीटर लगाते हैं कि T1 टाइम पे, मतलब जब शुरुआत थी T0 ले लो, तो ये 10 था मोल्स पर लीटर और वो तो था ही नहीं, तो 0 मोल्स पर लीटर। क्लियर है? अब क्या हुआ, टाइम 5 सेकंड हो गया, तो पता चला 5 सेकंड बाद ये हमारे पास बचा 7 मोल्स पर लीटर। क्लियर है? तो यहाँ से कितना चला गया, 3, क्योंकि स्टोशियोमेट्री सेम है तो वहाँ पे 3 मोल्स पर लीटर पहुँच गया होगा। तो अब देखते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हुआ। तो पहले ये कितना था, 10, और बाद में कितना हो गया, 7। तो चेंज कितने का आया, 3 का, और टाइम कितना लगा, 5 सेकंड का। तो 3/5 आया, आगे माइनस रहेगा, उस माइनस का कोई नहीं है, बस वो तो स्लोप बता रहा है। और वहाँ पे पहले कितना था, 0, और बाद में कितना हो गया, 3। तो चेंज कितने का आया, 3 का, और टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। तो बात तो सेम हो गई। तो इसका मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी को भी देख के हम रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। क्लियर है? तो अभी जो हमने देखा, ये हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें A के घटने की जो स्पीड है वो B के बढ़ने की स्पीड के बराबर है। क्या बात समझते हो? ठीक है, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बराबर रहेगी। रेट ऑफ रिएक्शन A के टर्म्स में चाहे B के टर्म्स में पर मोल वो तो बराबर रहेगी, बट जो A के घटने की स्पीड है और B के बढ़ने की स्पीड है, अगर स्टोशियोमेट्री सेम नहीं है तो फिर वेरी कर जाती है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज कि अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास 2A गिव्स अस B होता, ठीक है ना, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं कहता कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, क्लियर है? और उसके बाद अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, ये जो आपने लिखा है अगर इसके सामने माइनस लगा दोगे तो इस चीज़ को कहते हैं रेट ऑफ डिक्रीमेंट, मतलब A की स्पीड से घट रहा है, रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ A। क्लियर? रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ A। क्लियर? और अगर मैंने ऐसे लिखा dB अपॉन में dt प्लस में, तो ये जो होता है इसे कहते हैं रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ B, इसके बढ़ने की और इसके घटने की स्पीड। बट इन दोनों में से अगर हम ये चाहते हैं, ये रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ A है और वो रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ B है, और वो दोनों अलग होंगी क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ इसकी स्टोशियोमेट्री कितनी है 2 और इसकी स्टोशियोमेट्री कितनी है 1, तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगी। अभी मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा। और एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन की जो रेट है वो ऐसे नहीं लिखते, उसमें हमेशा पर मोल आता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ A लिखा है बोले तो -dA/dt, वो डिवाइड हो जाएगा 2 से, क्योंकि 2 मोल के लिए है, तो 1 मोल के लिए जितनी भी रेट होगी वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही
वहाँ पे जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी है वो टाइम से डिवाइड होगा और आ जाएगा। वहाँ तो कोई स्टोशियोमेट्री नहीं है, तो वहाँ 1 है, तो वो बेसिकली लिखो ना लिखो दिख नहीं रहा है। ये दोनों इक्वल होंगी, तो लेट अस सी कि ऐसा होता भी या नहीं होता इसी एग्जांपल के लिए। तो लेट अस सी कि टाइम एग्जांपल ले लेते हैं कि टाइम 0 पे जब टाइम मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी तो ये 10 मोल्स पर लीटर था और ये 0 मोल्स पर लीटर था। और फिर हमने देखा कि 3 सेकंड बाद ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 3 नहीं होगा, अगर ये 10 में से 7 हुआ है तो मतलब यहाँ से 3 का चेंज आया। अब देखो इसके 2 के लिए 1 बनता है, तो इसके 3 के लिए कितना बनेगा, तो 2 के लिए 1, तो 1 के लिए आधा, तो 3 के लिए कितना बनेगा 1.5। क्या बात समझते हो? तो 2 के लिए 1 बन रहा है, तो यहाँ से 3 का डिक्रीमेंट आया, तो इसमें से 3 गए, तो 3 के लिए कितना बनेगा 1.5, तो इसका मतलब 1.5 बनेगा। क्या बात समझते हो? क्लियर है? तो अब अगर हम देखें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको देखते हैं कि क्या आता है। तो ए में जो चेंज आया कंसंट्रेशन कितने का आया 3 का, और टाइम कितना लगा 3, तो 3/3 आ गया, मतलब 1 आ गया, 1 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइनस का तो बस कुछ नहीं मतलब है, वो तो स्लोप बता रहा है बस। वहाँ कितने का चेंज आया, वहाँ चेंज आया 1.5 का, 0 से 1.5, और टाइम कितना लगा 3, जबकि 1.5/3 उतना नहीं होता जितना 3/3 होता है। 3/3 1 होता है और 1.5 में जो 3 होता है 1/2 होता है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। इसका मतलब ए जिस स्पीड से घट रहा है और बी स्पीड जिस स्पीड से बढ़ रहा है वो दोनों इक्वल नहीं है। गॉट इट? बट अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं जिसको ऐसे लिखते हैं, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, जो हमने dA/dt निकाला था वो कितना आया था 1, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 1/2 आएगा, और ये किसके बराबर आ रहा है dB/dt, जो कितना आ रहा है 1/2। इसका मतलब ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन चाहे रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखो चाहे प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखो, वो हमेशा इक्वल रहता है। बट जो आपका ए का डिक्रीमेंट है या बी का इंक्रीमेंट है, मतलब रिएक्टेंट के डिक्रीमेंट का या प्रोडक्ट के इंक्रीमेंट का जो स्पीड है, वो अगर स्टोशियोमेट्री चेंज हो रही है तो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इक्वल नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस पे एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा सा इक्वेशन ले लेता हूँ ताकि आसानी रहे। तो सबसे पहले डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, उसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई इक्वेशन है 2a + 3b गिव्स अस 4c + 5d, कुछ ऐसा मान लेते हैं। और ये सब एक्वस के टर्म्स में, याद रखना सॉलिड के टर्म्स में नहीं चलेगा। आपको पता है ना इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, या तो ये सब गैसेज होना चाहिए या तो आपका क्या होना चाहिए एक्वस, प्योर लिक्विड्स नहीं होने चाहिए। क्लियर है? और दूसरा क्या है कि सॉलिड नहीं होने चाहिए, अदरवाइज उनका एक्टिव मास क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, और इसकी वजह से फिर उनमें हम वेरिएशन नहीं लाते। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि एक्वस के टर्म्स में पूरी इक्वेशंस ऐसे लिखी हुई हैं, और अब हमें बोला कि टाइम जब 0 था तो ये था आपका लेट अस सपोज 10, ये था 10, ये तो 0 ही होंगे क्योंकि टाइम जब 0 होगा तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, पर बना ही नहीं होगा, रिएक्टेंट होगा। और फिर किसी ने हमसे बोल दिया कि 10 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, जब 10 सेकंड हो गए तो बेसिकली ये हो गया आपका 6। अब स्टोशियोमेट्री चलानी पड़ेगी। देखो इसके 2 के लिए इसका 3 लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो डिक्रीमेंट आया वो कितने का आया, बेसिकली 4 का आया। 2 के लिए अगर 3 लगता है तो 4 के लिए कितना लगेगा, तो 2 के लिए 3, तो 1 के लिए 3/2, तो 4 के लिए 3/2 इंटू में 4, तो कितना हो गया 6 हो गया। तो इसका मतलब इसमें से अगर 4 गया तो उसमें से 6 जाएगा, तो बचेगा कितना 4। क्या बात समझते हो? ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे यहाँ के 2 मोल पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ 4 मोल बनेंगे। इसका मतलब यहाँ पे अगर 4 मोल का पार्टिसिपेशन हुआ तो वहाँ पे 8 मोल बनेंगे। क्लियर है भाई? 2 के 4 मतलब 1 के 2 मतलब 4 का 8। यहाँ पे जो डिक्रीमेंट आ रहा है वो 4 से आ रहा है, तो वहाँ पे इंक्रीमेंट कितने से आएगा 8 से। और फिर लास्ट में देख लेते हैं, इसके 2 के लिए उसका 5 बनता है, तो इसका मतलब 1 के लिए कितना बनेगा 2.5। क्लियर है? तो 4 का डिफरेंस आया, तो 4 के लिए 4 इंटू में 2.5 कितना होता है आपका, हो गया 10, तो ये 10 बनेगा। क्लियर है? सबसे पहले डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में चेंज इन टाइम डिवाइड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, याद रखना ये जो लिख रहे हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन है। गॉट इट? माइनस क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट है तो स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में कोई यूज़ नहीं है उसका। ठीक है,
बी भी रिएक्टेंट है तो उसमें भी माइनस आएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय 3, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। और हम कह रहे हैं सारे इक्वल आएंगे, क्या आएंगे, इक्वल, ठीक है। तो आगे चलते हैं। दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन में चेंज इन टाइम अपॉन में 4, यहाँ माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है, स्लोप पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी भी चीज़ के टर्म्स में ले सकते हो, अभी प्रूव हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद कि ये सब इक्वल आएंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन में चेंज इन टाइम डिवाइड बाय 5 प्लस में, क्योंकि प्रोडक्ट है। अब लेट अस सी कि ये सब इक्वल आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आया वो 10 से 6, मतलब कि 4 का चेंज आया। टाइम में कितने का चेंज आया, 0 से 10 मतलब 10। 4 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2/10, बोले तो 0.2, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसमें कितने का डिक्रीमेंट आया, 6 का। अब 6 को डिवाइड करना है 3 से और टाइम कितना है 10, तो फिर दोबारा से 2/10 बोले तो 0.2। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का आया, 8, तो कंसंट्रेशन में चेंज आया 8 का, डिवाइड बाय 4 और टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, फिर दोबारा से 2/10 बोले तो 0.2, क्लियर है। और लास्ट यहाँ पे जो इंक्रीमेंट आया वो 10 का आया, 10 डिवाइड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5, ठीक है। और टाइम कितना लगा 10, तो इसका मतलब आपका ये हो गया 1/5, 1/5 कितना होता है 0.2। तो इसका मतलब सबकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गई, इक्वल। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, उसमें भी किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को आप अगर देखें तो उसकी टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं यूजिंग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। पॉइंट आया समझ, तो इस तरीके से करते हैं, प्रूव हो गया। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंक्रीमेंट और रेट ऑफ डिक्रीमेंट की। अगर वो बोलता है कि ए की रेट ऑफ डिक्रीमेंट क्या है, मतलब ए की स्पीड से घट रहा है, तो फिर हम 2 नहीं लगाते, क्योंकि वो रिएक्शन की रेट नहीं पूछ रहा है, ए की घटने की स्पीड पूछ रहा है। तो ए के घटने की स्पीड कितनी होती, dA/dt माइनस में, बी के घटने की स्पीड dB/dt माइनस में, सी के बढ़ने की स्पीड dC/dt प्लस में, और डी के बढ़ने की स्पीड dD/dt प्लस में। और ये सब इक्वल नहीं आते, करके देख लेते हैं। 10 में से 6 गए तो बच्चे 4, मतलब कंसंट्रेशन में चेंज आया 4 का, और 4 डिवाइड हुआ किससे, 10 से, क्योंकि टाइम में जो चेंज आया वो 10 का आया, तो 0.4 आया। यहाँ पे जो चेंज आया वो कितने का आया, 6 का, तो 6 डिवाइड बाय 10 0.6। यहाँ पे जो चेंज आया कितने का, 8 का, 8 डिवाइड बाय 10 0.8। यहाँ पे चेंज आया 10, 10 डिवाइड बाय 10 1। तो जैसे कि आपने देखा कि ये आपस में इक्वल नहीं है। तो याद रखना, रेट ऑफ डिक्रीमेंट, रेट ऑफ इंक्रीमेंट, ये सब कुछ और होते हैं, ठीक है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करके भी बता सकते हैं, क्लियर है। पॉइंट आया समझ। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ प्रोडक्शन, भाई इंक्रीमेंट को प्रोडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, और डिक्रीमेंट को रेट ऑफ रिडक्शन भी बोल सकते हैं, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, क्लियर है। तो जो अगर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट हैं, तो जो हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं उनकी जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट और रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो आपके इक्वल नहीं आएंगे, बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ ईच वो इक्वल आएंगे। गॉट इट, क्लियर है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप अपने आप खुद देख के सॉल्व करना और देखना कि सही आ रहा है या नहीं। लेट अस सपोज हमको एक रिएक्शन दी है, 3A + 4B गिव्स अस 5D, ये कोई रिएक्शन है, क्लियर है। पॉइंट आया समझ। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है हर किसी की टर्म्स में, मतलब इसकी टर्म्स में, इसके टर्म्स में, इसके टर्म्स में, मतलब आप समझ रहे हो ना, आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है और वो तीनों की आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और एक आपको बेसिकली क्या करना है कि जो A, B और D हैं उनकी इंडिविजुअल रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ A, रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ B और रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ D, इनका भी जो है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है। पॉइंट आया समझ, क्लियर है, इन टर्म्स ऑफ ईच। और इसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल बना देते हैं जिससे आप प्रूव कर सकते हैं कि आपने जो निकाला है वो सही है। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ रिएक्शन तो तीनों के टर्म्स में इक्वल आनी चाहिए, और रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ A, रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ B और रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ D ये तो अलग अलग आएंगे क्योंकि स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, डिफरेंट है। तो उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन में ऐसा कर लेते हैं कि जब टाइम 0 था तो ये 10 था, ये 10 था और ये 0 था, क्लियर है।
और जब टाइम 10 सेकंड हो गया तो आपने देखा कि ये हो गया आपका लेट अस सपोज 4। उसके बाद आप अपने हिसाब से करें पूरा का पूरा क्वेश्चन और प्रूव करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो जैसे मान लो 2a गिव्स अस 3b, ठीक है। एक ऐसा कोई रिएक्शन दे रखा है। अब आपको बोलेंगे कि रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ ए कितना है, 2 मोल्स पर सेकेंड, 2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट होगी 2 मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब पूछेंगे रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ बी बताओ, तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, तो वो कैसे लिखते हैं, डी ए बाई डी टी अपॉन में 2 माइनस में इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन बोला मैंने, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो है इक्वल होगा चाहे ए के टर्म्स में चाहे बी के टर्म्स में, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बी बाई डी टी और डिवाइड होगा किससे, 3 से, और प्लस आएगा, प्लस माइनस का तो कोई रोल नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यू में, ठीक है, वो बस स्लोप को बताता है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है रेट ऑफ डी ए बाई डी टी, ये क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ ए, और ये पूरा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखना इस चीज़ पे, पूरा जो होता है स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड होने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन होता है, और अगर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं किया, सिर्फ डी ए बाई डी टी लिखा है, तो वो क्या होता है, ए के डिक्रीमेंट की रेट, डिक्रीमेंट की या किसी के इंक्रीमेंट की रेट होती है। तो हमको डी ए बाई डी टी दे रखा है, दैट इज रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ ए, कितना दे रखा है, 2। अब उसको अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 1, क्लियर है। और ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, इसके बराबर, तो इसका मतलब ये बराबर है डी बी अपॉन में डी टी बाई 3 के, तो 3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो डी बी बाई डी टी आ जाएगा, और डी बी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ बी, गॉट इट, क्लियर है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ ए है उसको आपने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड, तो रेट ऑफ रिएक्शन आ गई, और रेट ऑफ रिएक्शन ए की और बी की आपने इक्वल रख दी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से। क्या बात समझते हो, पक्का। और जब आपकी ये दोनों इक्वल हैं तो आपको निकालना क्या है, सिर्फ इतना सा डी बी बाई डी टी निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा 3 से, और ये 3 से आ गया तो 3/2 ऑफ डी ए बाई डी टी हो जाएगा। तो डी ए बाई डी टी कितना है, 2, तो 3/2 का मतलब क्या होता है, ये कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 3। तो जैसे कि हम देख रहे हैं डी बी बाई डी टी कितना आ रहा है, 3, ये इंटू में था, 3 इंटू में 1 3 होता है, गॉट इट, क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन में आपको दोबारा से डिफरेंशियल रेट रिएक्शन लिखना सिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि उसके अंदर जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट और रेट ऑफ इंक्रीमेंट होती है वो क्या होती है। लेट अस सपोज कि ऐसी कोई चीज़ है, P प्लस क्यू गिव्स अस R प्लस S, और यहाँ पे P मान लीजिए, यहाँ पे 3 मान लीजिए, यहाँ पे 2 मान लीजिए, और यहाँ पे फिर दोबारा से 1 मान लीजिए, ठीक है। इस बार ये लिख ले रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, यार ना, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोल सकते हो आप इसको, तो बेसिकली क्या आएगा, डी पी, डी में ये लेके चल रहा हूँ स्मॉल चेंज है, अगर बड़ा चेंज है तो डेल लिख देंगे, डेल्टा लिख देंगे, तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। तो डी पी अपॉन में डी टी माइनस इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में डी टी बाई 3 माइनस इक्वल टू डी आर अपॉन में डी टी डिवाइड बाई 2 प्लस इक्वल्स टू डी एस अपॉन में डी टी नथिंग, बस प्लस ये तो हो गई रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर एस, और ये आपस में बराबर रहेंगी। ये जो है, क्योंकि यहाँ तो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन है और जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ पी है वो बराबर रहेंगे, तो इसका मतलब इस केस में रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ पी भी है, क्लियर है। यहाँ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन तो ये पूरी है, बट इसमें से अगर इतना पार्ट ले लें, मतलब स्टोशियोमेट्रिक क्वेश्चन को छोड़ दें, तो वो रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ क्यू है। यहाँ पे अगर मैं इतना पार्ट ले लूँ तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ आर है, और अगर 2 भी लगा दूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे तो क्योंकि स्टोशियोमेट्री नहीं है तो यही रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन है, और यही रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एस भी है। क्या बात समझते हो। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन समझ आ गया आपको, किसी भी इक्वेशन का कैसे लिखते हैं और कैसे रेट ऑफ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट निकालते हैं किसी चीज़ का, पक्का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारा जो है बेसिक फर्स्ट टॉपिक हमारा होता है, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा है,
आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर पढ़ी कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हम पढ़ते क्या हैं। तो इस चैप्टर में हम स्पीड के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो किसी पॉइंट पे कैसे मेजर करी जाए, अगर हमें उनके कंसंट्रेशन का चेंज या प्रेशर का चेंज दे रखा होगा और टाइम में चेंज बता रखा होगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो ना हो, हम अपने आप डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन को निकाल के उसका मदद से हम रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ ए या बी किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पता कर लेंगे, ठीक है। एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस हो पता कर लेंगे, ठीक है। और स्लोप, अगर मान लो स्लोप दे रखा है किसी का तो वहाँ से भी हम रेट पता कर लेंगे, या फिर ग्राफ बता रखा है तो वहाँ से भी हम पता कर लेंगे, स्पीड बोले तो रेट। और उन फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ाई की जिस पे जो काइनेटिक्स है बोले तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो डिपेंड हो सकती है, अलग अलग फैक्टर्स। क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स से रिलेट करता था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर कर रहा है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इसमें कवर हुआ है, ठीक है। और 2-3 बातें जो हमने ध्यान से सोची हैं वो ये है कि मतलब फैक्टर्स को डिस्कस करते वक्त हमने जो 2 बातें जहाँ पे फोकस हुआ था मेन, कि टेम्परेचर जो है अगर आप उसे बढ़ाओगे तो एंडो और एक्सोथर्मिक दोनों की स्पीड बढ़ती है अलग अलग डायरेक्शन में। एक तो ये पॉइंट नोटिस करने वाला है। और एक टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम एक बार डेवलप होता है। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम दूसरे पॉइंट पे क्या हो सकता है, अचीव हो सकता है। क्या बात समझते हो? डन। मतलब अगर मान लो टेम्परेचर 298 केल्विन है तो उस पर एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हुआ और वहाँ पे केसी की वैल्यू 4 आ गई, तो अब इसी टेम्परेचर पे दोबारा से चाहे कुछ भी चेंज कर लो, कंसंट्रेशन, टाइम, बस टेम्परेचर मत चेंज करना, तो आप कुछ भी चेंज कर लो इसके अलावा, ठीक है, रेदर देन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, तो आपकी की पूरी इक्वेशन की जो क्या है केसी की वैल्यू है वो फिक्स ही रहेगी अनटिल अनलेस आप टेम्परेचर को बढ़ा या घटा ना दो। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया या घटा दिया तो आपका जो केसी की वैल्यू है 4, वो या तो उससे ज़्यादा भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है, डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। क्लियर है। तो मतलब फिक्स टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम एक रिएक्शन में एक बार अचीव होता है, एक पॉइंट पे अचीव होता है। अगर आपने टेम्परेचर को वेरी करवा दिया तो वो अलग अलग पॉइंट पे अचीव हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखने का है, ठीक है। और एक रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में चली जाती है एक बार तो वो उसी में रहने की कोशिश करती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब तक कोई प्रेशर, कंसंट्रेशन या किसी और में चेंज ना है। और अगर आ जाए तो वो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने आप में कुछ ऐसा चेंज लाती है कि वो दोबारा से इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए। क्या बात समझते हो? ठीक है, ये ध्यान रखने का आप उसमें। अच्छा, ये चैप्टर में ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल ही होनी चाहिए, वो इरिवर्सिबल है तो भी चलेगी, उसका भी स्पीड निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये भी ध्यान रखने का है। और एक हमने कैटलिस्ट के बारे में बात करी थी। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट रिएक्टेंट की एनर्जी को नहीं छेड़ता है, कैटलिस्ट प्रोडक्ट की एनर्जी को नहीं छेड़ता है। समझ रहे हो आप? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, बोले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देता है। और सारे कैटलिस्ट ऐसा नहीं करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट अगर हुआ तो उल्टा भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली क्या है कवर की हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये चैप्टर मतलब इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े नए से हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट से लगेगा, बिल्कुल पीछे से आपको चेपा हुआ नहीं रहेगा। तो इट्स काइंड ऑफ अ न्यू थिंग, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू।